बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 26 मार्च है और दिन है मंगल का। देखिए, 9 मई के बाद कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में अपना नाम हमेशा के लिए रकम करवा लिया है। यानी जहाँ पर पूरा अदालती निज़ाम घुटन का शिकार था, अदालतें मैनेज थी, पाकिस्तान की तमाम तर अदालतों की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे थे, तमाम तर जजेस के बारे में कहा जा रहा था कि ये आज़ाद जजेस नहीं हैं। जिस किस्म के फ़ैसले पिछले 10 से 11 महीनों के अंदर पाकिस्तान की अदलिया ने दी हैं, वो शर्मनाक हैं, वो अफसोसनाक है। पाकिस्तान की अदलिया ने कभी ऐसा लो लेवल अपना नहीं दिखाया होगा जो पिछले 9 से 10 महीनों के अंदर दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ जजेस ऐसे थे, कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अदालती तारीख का वकार बुलंद किया, जो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के माथे का झूमर है, जिसमें मैं कई दफ़ा नाम ले चुका हूँ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस इब्राहिम ख़ान हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दबाव नहीं लिया और इस तमाम तर घुटन ज़दा माहौल में अच्छे फ़ैसले किए, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले किए। वरना आपने देख ही लिया कि जिस किस्म का रवैया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का था, जिस किस्म का रवैया जस्टिस सरदार तारिक मसूद का था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक का था, पाकिस्तान की अदलिया के लिए शर्म का मुकाम था जो पिछले 9-10 महीनों के अंदर हुआ। लेकिन 8 फरवरी के बाद बहुत कुछ तब्दील हो गया। मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर ये गुजारिश करता हूं कि जहां पर 8 फरवरी ने लोगों के रवैये को तब्दील किया, हवाओं का रुख तब्दील हुआ, वहीं पर अदालती निज़ाम भी तब्दील हुआ। वो जजेस भी बोलना शुरू हो गए हैं जिन जजेस के बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये प्रेशराइज हैं, शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दे सकते, शायद ये इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ नहीं देंगे। लेकिन 8 फरवरी के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि 2 जजेस ने 2 टोक ऐलान कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेवलप हो गई है। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान का वो सबसे तगड़ा केस जिसके ऊपर पिछले 1.5-2 साल से पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा था, यानी इमरान खान को गद्दार वतन साबित करने की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश की जा रही थी, जिस एक वजह से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन उड़ा दिया है। उस हवाले से मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। 6 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसने बज़ाहिर ये लग रहा है कि ताकतवर इदारों को जवाब दे दिया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो है वो केस की समाअत चल रही है। आपको याद होगा ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उनके दौर में आया था और उस 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने ये मामला दोबारा टेकअप किया। आज इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो दरअसल इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत है, जो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। पहले आप तमाम लोगों ने मुझे जो मैसेजेस किए थे ख़ुसूसी तौर पर हरम शरीफ में दुआ के लिए, आप तमाम लोगों के लिए मैंने दुआएं की हैं। आप तमाम लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह दुआएं कर भी रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे नाम लिखे थे उन लोगों के तमाम नाम ले लेकर जो है वो मैंने दुआएं की। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की हाजात और तमाम लोगों की नेक तमन्नाएँ ख्वाहिशात जो हैं वो पूरे करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितने दिन में मैं यहाँ पर हूँ इसके बाद मैं मदीना मुनव्वरा में जाऊँगा, आप तमाम लोगों के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखूँ। जिस जिस भाई ने, बहन ने जो भी दुआ होगी मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसको अदा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस टाइम इमरान खान का जो साइफ़र केस है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। तकरीबन इस केस की समाअत पिछले हफ्ते शुरू हुई थी जब 2 रुकनी बेंच बना था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने। अब हर गुजरते दिन के साथ इस केस की समाअत में ये क्लियर होता जा रहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उजलत में सज़ा दी गई। यानी आपने देखा ही था कि किस तरीके से इमरान खान से हक़े दिफा लिया गया, इमरान खान से अपने स्टेट कौंसल्स उनको तैनात किए दिए गए। यानी इमरान खान के जो वकला थे वो इमरान खान की वकालत नहीं कर सकते थे, इमरान खान को हक़ दिफा नहीं दिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट मामला जो किसी भी केस के अंदर क्रॉस एग्जामिन का होता है, यानी अगर कोई गवाह आपके ख़िलाफ़ पेश हुआ है तो आपका वकील उस गवाह से सवाल कर सके। इमरान खान को यह हक़ भी नहीं था कि इमरान खान के वकील जो हैं वो साइफ़र केस के मामले में FIA के तमाम तर गवाहान से कोई सवालात पूछ सकें। सो ब्लंडर्स के ऊपर ब्लंडर से इसी वजह
وجہ سے تھا کہ عمران خان کو سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، لیکن اگر 8 فروری والے دن یہ انقلاب نہ آیا ہوتا، اگر 8 فروری والے دن اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے ہوتے تو کم از کم مجھے ان عدالتوں سے امید نہ ہوتی۔ اب چونکہ صورتحال تبدیل ہے، اسی وجہ سے عدالتوں کے اندر بیٹھے ججز بھی تھوڑے سے دلیر ہوئے ہیں۔ پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ سائفر کیس کا جو خفیہ ٹرائل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر شدید برہم ہے کہ یہ کس قسم کا ٹرائل تھا جس میں ایک ملزم کو جو ہے وہ حق دفاع نہیں دیا گیا، حق جرا نہیں دیا گیا، اس کا ٹرائل جو ہے وہ کسی نے رپورٹ نہیں کیا کیونکہ ڈیالہ جیل کے اندر میڈیا کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، یعنی وہ پہلے دن سے اعتراض اٹھا رہے تھے کہ یہ جو سائفر کیس کا ٹرائل خفیہ ہو رہا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے خفیہ ٹرائل کو کالعدم بھی قرار دیا تھا، لیکن چونکہ ہر صورت میں عمران خان کو 8 فروری سے پہلے سزا دینی تھی، لہٰذا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا جو ہے وہ فیصلہ بھی اڑا دیا گیا اور اس کے بعد عمران خان کو سزا ہو گئی۔ اب امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے اس نے عمران خان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، ایف آئی اے کے جو وکیل ہیں ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، جو اس کیس میں سب سے اہم گواہ تھا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اس کیس کے اندر جو سب سے اہم گواہ تھے اعظم خان، جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کا بیان اس ٹائم پر ریکارڈ کیا گیا جب وہ اغوا تھے، یعنی وہ اپنے گھر سے غائب ہوتے ہیں، ان کے اہل خانہ اسلام آباد کی مقامی پولیس اسٹیشن میں ان کے اغوا کا مقدمہ درج کرواتے ہیں اور 3 دن بعد ان کا عمران خان کے خلاف بیان آ جاتا ہے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے خاص طور پر بیرسٹر سلمان صفدر نے یہی مدعا جو ہے وہ عدالت کے اندر اٹھایا تھا کہ ایک ایسا شخص جو اپنے گھر سے لاپتہ ہو گیا ہو، جو اغوا ہو گیا ہو، ایک اغوا ہونے والے شخص کا بیان بطور گواہی کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی قانون میں جو شخص اغوا ہو جاتا ہے اس سے تو زور زبردستی آپ کوئی بھی بیان لے سکتے ہیں۔ سو یہ ایک بلنڈر تھا جو اب عدالت میں ثابت ہو گیا۔ تو عمران خان کے اوپر سائفر کیس کم از کم میری نظر میں ختم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آج فیصلہ دے، 1 ہفتے بعد فیصلہ دے یا 1 مہینے بعد فیصلہ دے، اب اس کیس کے اندر جان نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کے ریمارکس ان دونوں ججز نے دیے ہیں، خاص طور پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دیے ہیں، اب یہ کیس جو ہے وہ عمران خان کے خلاف مزید میرا خیال آگے نہیں چل سکے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پر تمام تر عدالتوں کے اندر ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، جہاں پر عدالتوں کا رویہ تبدیل ہوا ہے، وہاں پر اب تک کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ 5 رکنی بینچ نے دراصل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 103 لوگ ہیں 9 مئی کے مقدمات میں ملوث جن کے اس ٹائم ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو رہے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ فیصلہ دے کر گئے تھے کہ ان تمام لوگوں کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتے۔ عمر عطا بندیال صاحب جاتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جاتے ہیں اور آتے ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کا حصہ بنتے ہیں، بلکہ اس کو سربراہ چیئر کرتے ہیں، اس کی سربراہی کرتے ہیں اور اپنی سربراہی میں یہ حکم دیتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ جو ہے وہ 7 رکنی بینچ بنا تھا جس نے یہ حکم دیا تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ اس حکم کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں درج ہوئی ہیں، وہ تمام اہل خانہ جن کے بچے اس ٹائم ملٹری کورٹ کا ٹرائل بھگت رہے ہیں یا فیس کر رہے ہیں، جس میں حسان نیازی ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان کے بھانجے، ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے 103 لوگ اور ہیں جن کے کیسز جو ہے ملٹری کورٹ میں چل رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے اہل خانہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ اب 5 رکنی بینچ ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بظاہر اس کیس کی پہلی سماعت جو کل ہوئی تھی اس سے یہ لگا تھا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، طاقتور اداروں کو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایک سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ ایم شور آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی عجیب بات ہوگی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے طاقتور اداروں کو کیسے جواب دیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے ملٹری ٹرائل کو روک سکتی ہے۔ لیکن اس ٹائم یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے نا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی گلے کی ہڈی بن گیا ہے، کیونکہ نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ٹرائل کو کالعدم قرار نہ دیا، یعنی یہ ٹرائل جو ہے یہ ہو گیا، تو یہ ساری زندگی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماتھے کے اوپر دھبا بن کر رہے گا۔ اور کئی جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں جس میں حامد میر بھی ہیں اور کئی لوگ ہیں جو یہ پہلے دن سے بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے
हवाले से फैसला है ना, इसका बोझ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत अरसे तक उठाना पड़ेगा और ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका बोझ ना उठा सके। तो कल होने वाली समाअत के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे ये पता चला है कि अब शायद मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जस्टिस मुनीब अख्तर की। वो जस्टिस मुनीब अख्तर जिनको पिछले 1.5-पौने 2 साल में किसी एक केस में काजी साहब ने नहीं बिठाया था। मैं बार बार कह रहा था कि अब सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम पोजीशन पर आ गए हैं। यूँ कह लीजिए कि वो किंग मेकर बन गए और मुनीब अख्तर साहब के हवाले से हर शख्स को पता है कि वो एक आज़ाद जज हैं, वो दलेर जज हैं, वो अपराइट जज हैं, वो दबंग फैसले करते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है, इस हवाले से भी चूँकि तहरीक इंसाफ के वकला जो अहले खाना के वकला हैं, जिसमें हामिद खान साहब हैं, जस्टिस साबिक जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं और लोग हैं, वो बार बार इस्तदा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। अब जब 9 रुकनी बेंच बनेगा तो उस बेंच के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी भी होंगे, जस्टिस अतर मिनुल्ला होंगे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा होंगी, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। ये 3-4 जजेस जब इस बेंच का हिस्सा होंगे तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के लिए मिलिट्री कोर्ट को दुरुस्त करार देना शायद ठीक नहीं होगा। इसी वजह से कल जब अहले खाना ने यह दरख्वास्त आयद की है, ये नुक्ता एतराज़ उठाया कि इस बेंच को तोड़ा जाए, इस बेंच को ख़त्म किया जाए 5 रुकनी और 9 रुकनी बेंच बनाया जाए, जिसके ऊपर लग ये रहा है कि ये इस्तदा मंजूर कर ली जाएगी। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच टूट सकता है और 9 रुकनी बेंच बन सकता है। वो दरअसल गेम चेंजर होगा, वो दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसी हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुई है, वो ये कि जब मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कलअदम करार दिया गया था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच ने, और उसके बाद काजी फायद साहब चीफ जस्टिस बन गए थे, तो तमाम तर सूबाई हुकूमतों ने उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दर्ज करवाई थी। यानी उस टाइम की जो निगरान हुकूमत थी पंजाब की मोहसिन नकवी की, उस टाइम की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी निगरान, उस टाइम की जो सिंध हुकूमत थी, उन तमाम हुकूमतों ने, ये भी पहली दफ़ा हुआ था कि उन तमाम हुकूमतों ने ये दरख्वास्त दायर करवाई थी कि जनाब वो तमाम लोग जिनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहे हैं उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होने चाहिए। आपको पता है कि निगरान हुकूमतें किसकी थी, आप सब जानते हैं कि निगरान हुकूमतें कितनी को आज़ाद थी, और ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी ये किसके कहने पर जमा कराई गई होगी। अब सबसे पहले चूँकि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आ चुकी है और अली अमीन गंडापुर एक बड़े दबंग वज़ीर आला हैं, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर ने यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपनी ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस ले ली है। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर हर गुजरते दिन के साथ अपनी मोहब्बत, अपनी वफा इमरान खान के साथ साबित करते जाएंगे। ये भी उन्होंने साबित कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी वो वापस लेकर अब पैगाम दे दिया है कि जो कुछ इमरान खान कहेंगे कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो वही कुछ होगा। मैं इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद भी अपडेट करता जाऊँगा जो भी डेवलपमेंट होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।